लीनियर प्लांटेशंस की। अच्छा, लीनियर प्लांटेशन का अगेन मतलब वही है कि प्लांटेड बाय ह्यूमंस। प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं हम। वो फॉरेस्ट जो आप बेसिकली ग्रो करते हैं प्रोटेक्शन के लिए ह्यूमंस की। सो दे आर यूजुअली प्लांटेड बाय मैन, प्लांटेड इन अ लेन। यानी कौन सी प्लांटेशंस होती हैं बेटा? लीनियर प्लांटेशंस होती हैं। एंड दे आर फाउंड अलोंग साइड कनाल्स एंड रिवर्स, पार्क्स के अंदर, ठीक है ना। तो ये जो ट्रीज है बेटा, ये फॉरेस्ट यूजुअली एक लाइन में प्लांटेड होते हैं, ठीक है ना। एंड एक और पॉइंट ये भी है कि दे आर यूजुअली प्लांटेड ऑन द फील्ड बाउंड्रीज, ठीक है। फील्ड बाउंड्री से क्या मतलब होता है? फॉर एग्जांपल, ये स्क्वायर शेप्ड एरिया मेरा लैंड है। अब इस लैंड के एजेस से मैंने क्या किया? मैंने ट्रीज प्लांट कर दिए, ठीक है ना मेरे बच्चों। इसको कौन सी प्लांटेशन कहूंगा बेटा? लीनियर प्लांटेशन कहूंगा। फार्मर फार्मर को उसके बहुत सारे फायदे होते हैं जब वो ऐसी ट्रीज को प्लांट करता है, जिसमें से एक फायदा ये है कि अगर ये फ्रूट ट्रीज है तो फार्मर इन फ्रूट ट्रीज को बाहर की दुनिया में जो है फ्रूट निकाल के एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इससे लोकल डिमांड भी पूरी होगी। बाहर बेचेंगे तो एक्सपोर्ट से फॉरेन एक्सचेंज भी आएंगे। फार्मर्स के लिए ये एक्स्ट्रा इनकम है। तो वो अपने फार्मिंग लैंड के क्रॉप्स के अलावा इन फ्रूट ट्रीज से एक्स्ट्रा पैसे भी कमा सकते हैं, ठीक है ना मेरे बच्चों। और जेनरिक यूजेस आप जो है वो ट्रीज के यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि अगर फार्मर्स ने ये ट्रीज लगाई तो एक तो सॉइल इरोजन कम होगा, क्योंकि ट्रीज के पास रूट्स हैं क्या करने के लिए? सॉइल को ग्रिप करने के लिए। दूसरे एंड पर आप ये भी प्रोस्पेक्ट इधर पेश कर सकते हैं कि अगर ये ट्रीज यहाँ पर लग रही हैं तो बाकायदा तौर पर इनके रूट्स जो हैं वो वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे। अगर वो वाटर को एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो वाटर लॉगिंग से भी आप बच सकते हैं। और वाटर लॉगिंग नहीं होगी तो सैलिनिटी नहीं होगी। सर, व्हाट इज वाटर लॉगिंग? लैंड के ऊपर अक्यूमुलेशन ऑफ वाटर को हम वाटर लॉगिंग कहते हैं। अगर ट्रीज के रूट्स प्रेजेंट है तो ये पानी को एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो वाटर लॉगिंग लैंड के ऊपर क्या होगी? कम होगी। यानी मतलब इसका ये है कि वाटर अक्यूमुलेशन ऑफ द लैंड कम हो जाएगी, ठीक है ना मेरे बच्चों। अच्छा, सो इसका पेपर में एक सवाल आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है, व्हाई इज इट बेनिफिशियल फॉर फार्मर्स टू ग्रो ट्रीज ऑन देयर फील्ड बाउंड्रीज? क्यों फार्मर्स के लिए बेनिफिशियल है? तो वो इससे यकीनन एक्स्ट्रा इनकम कमा सकते हैं अगर वो इधर फ्रूट्स को प्लांट कर दें। एंड दे कैन ऑल्सो अवॉइड एक्सेसिव सॉइल इरोजन। अगर बहुत ज़्यादा सॉइल इरोजन हो रही है तो वो उसको अवॉइड कर सकते हैं, बिकॉज ट्रीज हैव रूट्स, दीज रूट्स विल हैव अ ग्रिप ऑन द सॉइल। जब तक ये रूट सॉइल को ग्रिप करके रखेंगे मेरे बच्चों, सॉइल इरोजन नहीं होगी। इसके बाद इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन यानी दीज ट्रीज वुड हेल्प यू कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ऑक्सीजन। और उसी ऑक्सीजन का आप क्या कर सकते हैं मेरे बच्चों? उसी ऑक्सीजन को आप जो है, ऑफ कोर्स वो आपके लिए बहुत इसेंशियल है, बिकॉज इट विल आल्सो अवॉइड ग्लोबल वार्मिंग। और ना सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग अवॉइड करेगी बल्कि आपको एक हेल्दी लिविंग, हेल्दी लाइफस्टाइल भी देगी, ठीक है ना। नेक्स्ट, वाटर टेबल रिमेन्स लो, अवॉइडिंग वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी, ठीक है ना। तो साइड से ट्रीज है ना, सारा का सारा पानी जो है वो एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो वाटर वुड नॉट कम टू द सरफेस और वाटर लॉगिंग नहीं होगी। सर, वाटर लॉगिंग हम कब पढ़ेंगे? वाटर लॉगिंग हम पढ़ेंगे वाटर रिसोर्सेज के चार्टर के अंदर। तो तब तक अगर आपको ये थोड़ा सा पॉइंट समझ में नहीं आया तो उसको भी थोड़ी देर इग्नोर करेंगे। इंशाल्लाह जब हम वाटर लॉगिंग पढ़ लेंगे वाटर रिसोर्सेज चैप्टर में तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी क्रिएट हो जाएगी, ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट आता हूँ मेरे बच्चों, पर्पस ऑफ लीनियर प्लांटेशन। अगर हमने लीनियर प्लांटेशन करी है तो क्या फ़ायदा है इसका? बेसिकली सिमिलर पॉइंट है प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट का, कि अगर हम ये मैनमेड प्लांटेशंस कर रहे हैं तो व्हाट इज द यूज केस ऑफ इट? क्या फायदा होता है ये मैनमेड प्लांटेशंस करने का? तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन प्रिवेंट एयर पोल्यूशन, क्योंकि ट्रीज हैं तो दे विल कन्वर्ट CO2 टू ऑक्सीजन, तो जाहिर सी बात है बेनिफिशियल हो जाएगा। इट विल बेसिकली हेल्प यू अवॉइड व्हाट, यू कैन अवॉइड और मे विल रिड्यूस ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है ना। आप ग्लोबल वार्मिंग पे थोड़ा सा कंट्रोल ला सकते हैं। इसके बाद फायरवुड टिम्बर अवेलेबल है, यानी हाई क्वालिटी वुड भी अवेलेबल हो जाएगा। दे कैन ऑल्सो प्रोवाइड शेड, पार्क वगैरह के अंदर, फुटपाथ्स के ऊपर, पाथवेज के ऊपर इन ट्रीज को लगाया जाता है ताकि ये शेड प्रोवाइड कर दें। और शेड प्रोवाइड करने का मतलब है एक ऐसी जगह होगी जहां पर आप बाकायदा तौर पर रेस्ट कर सकते हैं, ठीक है ना मेरे बच्चों। अच्छा, नेक्स्ट आ जाऊंगा आगे की तरफ। दे प्रोवाइड फ्रूट, और इस फ्रूट को आप क्या कर सकते हैं बेटा? आप मार्केट में बेच के एक्स्ट्रा इनकम कमा सकते हैं फार्मर्स के लिए। और आप इसको बाहर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और एक्सपोर्ट करोगे तो फॉरेन एक्सचेंज आएगा, फॉरेन एक्सचेंज आएगा यानी मतलब क्या होगा बेटा? इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, ठीक है।
एंड दीज ट्रीज विल आल्सो प्रोवाइड हैबिटेट फॉर एनिमल्स। तो अगर आपको कुछ लगता है कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो एक्सटिंक्शन की वर्ड्स पर हैं, जो एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, जैसे पाकिस्तान का नेशनल एनिमल कौन सा है बता सकते हैं लोग मुझे? विच एनिमल इज पाकिस्तान नेशनल एनिमल? कौन सा एनिमल हमारा नेशनल एनिमल है? जल्दी बताएंगे। एक्सेलेंट, शाबाश। मार्खोर, जबरदस्त, जो डियर शेप का होता है, ठीक है ना। वो मार्खोर भी एक्सटिंक्ट होने वाला है। तो हम जब ऐसी हैबिटेट और एरियाज प्रोवाइड करते हैं तो ऑफकोर्स मार्खोर के लिए भी सर्वाइव करना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है, ठीक है ना। अब फॉरेस्ट से रिलेटेड हमारे पास तीन प्रोसीजर्स हैं, ए फॉरेस्टेशन, डी फॉरेस्टेशन एंड रीफॉरेस्टेशन। ए फॉरेस्टेशन का मतलब होता है बेटा एक ऐसी जगह पे ट्री को प्लांट करना जहां पे आप ट्री को पहली मरतबा प्लांट करें। तो अगर कोई ऐसी जगह है जहां पे आप ट्री को फर्स्ट टाइम प्लांट करते हैं मेरे बच्चों, तो उसको हम ए फॉरेस्टेशन कहते हैं, ठीक है ना। डिफॉरेस्टेशन का क्या मतलब है? अगर आपने कहीं पर ट्री काट दिया तो उसको डिफॉरेस्टेशन कहेंगे। और रीफॉरेस्टेशन का मतलब है जहां से ट्री काटा है वहां पे ट्री की रीप्लांटिंग कर दी तो उसको हम क्या कहेंगे, रीफॉरेस्टेशन। आप एक इलाके में रहते हैं, आपके सामने ये पड़ोसी का घर है, आपका घर है, आपने अपने घर के बाहर आज तक ट्रीज नहीं देखे। आपने वहां पे प्रॉपर सॉइल का सेटअप बनाया, आपने वहां पे ट्रीज लगाए। ये जो ट्रीज लगाया आपने नई जगह के ऊपर, उसको कहेंगे क्या, एफॉरेस्टेशन। आपके सामने एक नेबर्स रहते थे जिन्होंने अपने लैंड स्पेस को इंक्रीज करने के लिए बाकायदा तौर पर क्या किया, लैंड स्पेस को इंक्रीज करने के लिए बाकायदा तौर पर एक ट्री काट दिया। अब जब वो ट्री काटते हैं आपके नेबर्स तो वो डिफॉरेस्टेशन है। आपके नेबर कुछ साल बाद ऑस्ट्रेलिया चले गए घर वर बंद करके। आपने जिस जगह पर उन्होंने ट्री काटा था वहां पर एक और दरख्त लगा दिया, नया दरख्त लगा दिया, इसको कहेंगे रीफॉरेस्टेशन। तो एफॉरेस्टेशन का मतलब है एक ऐसी जगह पे ट्री लगाना जहां पर पहली मर्तबा, यानी फर्स्ट टाइम आप ट्री लगाने, उसको क्या कहेंगे, एफॉरेस्टेशन। एक जगह से ट्री काटने को, कटिंग ऑफ ट्री इज नोन एज डिफॉरेस्टेशन। और जहां से आपने डिफॉरेस्टेशन करी है, जहां से आपने ट्री काटा है, वहां पर वापसी प्लांटेशन करने को क्या कहेंगे बेटा, रीफॉरेस्टेशन कहेंगे, ठीक है मेरे बच्चों। तो ये पॉइंटर्स सबने याद रखने, ठीक है। एफॉरेस्टेशन, रीफॉरेस्टेशन एंड डिफॉरेस्टेशन, ठीक है ना। आगे की तरफ आ जाएंगे बेटा। एंड हमारे पास मार्केट में एक सवाल आया है। और जब मार्केट में सवाल आता है तो हम थोड़ा परेशान होते हैं, क्योंकि हमारे बच्चे इतने इंटेलिजेंट है कि हम क्या ही बोले अपने बच्चों को। तो हमने पूछा था नेशनल एनिमल कौन सा है, तो मार्केट में ये खबर आई है कि वो एक बर्ड है, मार्खोर। तो भाई मार्खोर बर्ड नहीं है। मार्खोर आपके पास डियर लाइक जो है, ये पहाड़ी डियर्स है, इसको कहते हैं मार्खोर। अगर आपको आपके मेरी कैमरा स्क्रीन पे दिख रहा होगा बेटा, देख लें। और एक काम करें, गूगल पे ज़रा सर्च कर लीजिएगा, तो आपको ज़िंदगी में थोड़ी आसानी हो जाएगी, ठीक है ना। कुछ आए ना आए, बंदे को अपने मुल्क का तो पता होना चाहिए। आगे की तरफ आ जाएंगे मेरे बच्चों। यार 2 मिनट दीजिएगा, मैं कॉफी ले आऊं अपने लिए। नहीं मेरे बच्चे, जो नेशनल एनिमल है वो तो एक बर्ड ही है, ठीक है ना। फ्रिज में रखी हुई थी राइस साहब। तो
आ गया। और कुछ पूछना है बेटा? नेक्स्ट आ जाएंगे मेरे बच्चों। अब हम बात करेंगे कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन की। क्या कॉजेज है डिफॉरेस्टेशन के? क्यों आपको और मुझे ये जरूरत पड़ती है कि हम दरख्त काटें? फर्स्ट ऑफ ऑल, हम ऑफ कोर्स वुड के लिए, फर्नीचर, रॉ मटेरियल, वुड के प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, ठीक है ना। एंड ऑफ कोर्स इससे डिमांड ऑफ टिम्बर ऑफ वुड को आप कनेक्ट कर देंगे। और याद रखिएगा, वुड जो है रॉ मटेरियल है मल्टीपल वुड बेस्ड इंडस्ट्री के लिए। तो वो इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करने के लिए बाकायदा तौर पर वुड को क्या किया जाता है, काटा जाता है, ठीक है मेरे बच्चों। इसके बाद यूज एज फायरवुड। बहुत सारी जगह ऐसी है पाकिस्तान में जहाँ पर गैस बहुत कम अवेलेबल है। तो वहाँ तक गैस पहुँचाने के लिए इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट वहाँ तक एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, क्योंकि गैस हम नहीं पहुँचा सकते, तो उधर के लोगों को बाकायदा तौर पर वुड को बर्न करना पड़ता है अपने लिए एनर्जी या हीट क्रिएट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रोड, डैम, रेलवेज। अब सर रेलवे में कहाँ लकड़ी इस्तेमाल होगी? क्या लकड़ी की रेलवे बनाएंगे? बेटा रेलवे में इस्तेमाल नहीं, रेलवे के लिए पटरी लगानी है, रेलवे लाइन बनानी है, ताकि रेलवे ट्रैक्स बिछाने हैं। तो ट्रैक्स जहाँ पर आप बिछाएंगे, तो दरख्त के ऊपर तो नहीं बना दूंगा ना बेटा रेलवे का ट्रैक, है ना। तो दरख्त को काटना पड़ेगा। तो आप पाथवेज क्लियर आउट करते हैं, ट्रीज को क्लियर आउट करते हैं, ताकि आप रोड बना सकें, ताकि आप ट्रैक्स बना सकें, ताकि आप डैम्स बना सकते हैं, जा ताकि आप इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकें, ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाएंगे बेटा अर्बनाइजेशन। अब अर्बनाइजेशन का मतलब एक्सपेंशन ऑफ सिटी वगैरह है, क्योंकि अक्सर सिटी का हिस्सा जो होता है वो फॉरेस्टेड होता है। लेकिन फिर जब घर वगैरह बनाने होते हैं तो आपको मुझे क्या करना पड़ता है बेटा, इन फॉरेस्टेड जगहों को बाकायदा तौर पर इन फॉरेस्टेड जगहों को बाकायदा तौर पर खाली करना पड़ता है, ताकि हम वहाँ पर घर बना सकें, ठीक है ना, हाउसेज वगैरह। नेक्स्ट आ जाएंगे फॉर एक्सप्लोरेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स निकालने, माइनिंग करनी है। और माइनिंग क्योंकि अंडरग्राउंड है या सरफेस के ऊपर भी है, तो ट्रीज को तो हटाना पड़ेगा, ठीक है ना मेरे बच्चों। तो माइनिंग वगैरह करने के लिए ओवर ग्रेजिंग ऑफ शीप्स एंड गोट्स, अक्सर जो है आप शीप्स और गोट्स से बहुत ज़्यादा ओवर ग्रेजिंग करवा देते हैं, जिसकी वजह से वो श्रब्स, ग्रास, ग्रासलैंड्स को खाली कर देते हैं, जिसकी वजह से जो फॉरेस्ट का स्टेचर है वो पूरा ख़राब हो जाता है। एंड दिस ऑयल ऑल्सो be casted in like a type of deforestation, ठीक है ना। these are some of the causes of deforestation, they can be multiple more। और अगर इसका सवाल आ जाता है पेपर में, तो मेरे हिसाब से इट्स वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन कि आप डिफॉरेस्टेशन क्यों करेंगे, क्यों आखिर आपको कोई चुल मचेगी कि आपको दरख्त काटने हैं। तो वो वाली बात, ठीक है ना। इसके बाद जो है वो इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन की बात करेंगे, ठीक है। क्या इफेक्ट्स हैं डिफॉरेस्टेशन के? आपने डिफॉरेस्टेशन कर दी, ठीक है ना। देखो ग्रेजिंग से डिफॉरेस्टेशन कैसे होती है? ग्रेजिंग से डिफॉरेस्टेशन इस तरह होगी कि आपकी वेजिटेशन कम होगी ना। तो जरूरी नहीं है सिर्फ दरख्त के काटने को डिफॉरेस्टेशन कहें। बुशेस खत्म हो रहे हैं, ग्रास खत्म हो रही है, तो वो भी एक तरीके से डिफॉरेस्टेशन की टाइप है, ठीक है ना मेरे बच्चे। तो सिर्फ ऐसा नहीं, बड़े दरख्त, श्रब्स हो गए, ट्रीज हो गए, स्मॉल आपके पास वेजिटेशंस हो गई, ये भी हम इसको भी क्लासिफाई करते हैं किसके अंदर बेटा? हम इसको भी क्लासिफाई करते हैं डिफॉरेस्टेशन के अंदर, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट चीज जो है वो इफेक्ट्स क्या हैं डिफॉरेस्टेशन के। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे बच्चों जो है वो लेस रेनफॉल है, ठीक है। वाई? बिकॉज जब दरख्त कम होंगे तो ट्रांसपायरेशन कम होगी। व्हाट इज ट्रांसपायरेशन? ट्रांसपायरेशन का मतलब होता है जब आपके लीव्स में से इवेपोरेशन हो वाटर ड्रॉपलेट्स की, तो उसको हम ट्रांसपायरेशन कहते हैं।
क्योंकि जैसे आपको और मुझे पसीना आता है, स्वेट आता है, उसी तरीके से प्लांट्स भी वाटर को एक्सक्रीट करते हैं। प्लांट्स के अंदर लीव्स के ऊपर कुछ होल्स होते हैं जिनको बायोलॉजिकल टर्म्स में स्टोमेटा कहते हैं। आपके लिए जाना ज़रूरी नहीं है, लेकिन उसके अंदर से पानी निकलता है मेरे बच्चों। तो जैसे आप और मैं स्वेट करते हैं, पसीना आता है, उसी तरह अगर प्लांट को पसीना आ रहा है जिसमें पानी बाहर आ रहा है, और वो पानी इवेपोरेट हो रहा है, उसको क्या कहेंगे? उसको ट्रांसपेरेशन कहेंगे। उसका सिंपल प्रोसीजर का नाम है ट्रांसपेरेशन। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएंगे। सॉइल इरोजन बढ़ जाएगी। व्हाट इज सॉइल इरोजन? देखो, मैं वासी एलिमेंटली सॉइल इरोजन समझा रहा हूँ, प्लीज सुनेंगे। जो आपके पास दरख्त होते हैं ना, अल्लाह सुब्हान व तआला ने इनको दिए हुए थे रूट्स। इन रूट्स का काम होता है कि सॉइल को क्या करके रखें? ये सॉइल को ग्रिप करके रखें। अब ये रूट्स जितना ज़्यादा सॉइल को ग्रिप करके रखेंगे ना बेटा, उतना ही वाटर के लिए, एयर के लिए, सॉइल को अपने साथ इरोड करके ले जाना क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा। तो ये बात याद रखिएगा, अगर आपने दरख्त काट दिए, वंस यू कट ऑफ द ट्रीज, ये जो रूट्स ने सॉइल को ग्रिप करके रखा है ना बेटा, ये ग्रिप क्या हो जाएगी? ये ग्रिप लूजन अवे हो जाएगी। एंड एज सून एज द ग्रिप लूजन्स अवे मेरे बच्चों, अब हवा आ रही है, वाटर आ रहा है, ये अपने साथ सॉइल को कैरी करके ले जाएगा। ये कैरिंग अवे, ये वेयरिंग अवे ऑफ सॉइल बाय लैंड, बाय वाटर, एयर एंड आइस इज नोन एज व्हाट बेटा? इरोजन। तो सॉइल इरोजन की एक सिंपल डेफिनेशन है, वो सिंपल डेफिनेशन आपने याद रखनी है। सॉइल इरोजन का मतलब होता है द वेयरिंग अवे ऑफ द टॉप सॉइल बाय एजेंट्स लाइक वाटर, विंड, आइस। तो वाटर, विंड, आइस वेयर अवे करके, इरोड करके, कैरी करके सॉइल को अपने साथ ले जाएं, उसको क्या कहेंगे? सॉइल इरोजन कहेंगे। सो प्लीज डेफिनेशन लिखवा दें, नीचे लिखी हुई है बेटा। सो इट इज डिफाइंड एज द वेयरिंग अवे ऑफ टॉप सॉइल। टॉप सॉइल मतलब सॉइल का सबसे ऊपर वाला हिस्सा, बाय नेचुरल एजेंट सच एज विंड एंड वाटर। इसमें आइस भी शामिल होता है, लेकिन अभी हमने द विंड एंड वाटर लिखा है, कोई मसले वाली बात नहीं, इतना भी लिखा है तो काफी है। ठीक है ना मेरे बच्चों? नेक्स्ट। अच्छा, इसके बाद डिफॉरेस्टेशन का अच्छा इफेक्ट ये है कि अब जब ये सॉइल इरोडेड पार्टिकल्स रिवर में जाएंगे, तो इससे सिल्टेशन होगी रेजर्वायर्स के अंदर। सर व्हाट इज सिल्टेशन? देखो याद रखना, अभी हमने चैप्टर नंबर 3 पढ़ा नहीं है, तो हमें पता नहीं सिल्टेशन है क्या। अभी एक मतलब सरसरी तौर पे बता रहा हूँ, लेकिन याद रखना इसमें हम डिटेल्ड बात करेंगे वाटर रिसोर्सेज के चैप्टर के अंदर। ठीक है ना? सिल्टेशन का मतलब ये होता है बेसिकली सिल्ट पार्टिकल्स का रेजर्वायर्स या रिवर के बेड्स के ऊपर अक्यूमुलेट हो जाना। द अक्यूमुलेशन ऑफ सिल्ट पार्टिकल्स इन रेजर्वायर बेड्स और रिवर बेड्स इज नोन एज सिल्टेशन। सर रेजर्वायर क्या है? डैम के पीछे वो जगह जहां पानी जमा होता है। सवाल बहुत अच्छा है जहां फैसल का। व्हाट इज सिल्ट? सिल्ट में मल्टीपल पार्टिकल्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सॉइल, सैंड, ग्रेवल, पेबल्स, इवन आपके घर का सीवेज, ये भी सिल्ट का हिस्सा होगा। ठीक है ना मेरे बच्चों? तो जितना भी इरोडेड पार्टिकल जो रिवर के अंदर आ रहे हैं मेरे बच्चों, वो जब रिवर के बेड पे जमा हो जाएगा उसको सिल्टेशन कहेंगे, और जो पार्टिकल जमा हो उसको सिल्ट कहेंगे। ठीक है मेरे बच्चे? और ये मैं वाटर रिसोर्सेज के अंदर समझाऊंगा सिल्ट के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं। ठीक है, मैं लिखवाऊंगा भी, टेंशन लेने वाली बात नहीं। ठीक है ना? इसके बाद मोर फ्लड्स। सर फ्लड्स कैसे आएंगे ज्यादा? तो बेटा, आपने कहानी सुनी होगी बचपन में कि कौवा एक जगह पानी पीने जाता है, वो कोशिश करता है वो पानी पी ले, लेकिन पानी बहुत नीचे होता है। तो कौवा पहली मरतबा जिंदगी में अपना दिमाग चलाता है। कौवा लाया कंकर, कौवे ने डाले कंकर किसमें? पानी में। ही एडेड वेट टू वाटर। पानी क्या हुआ? पानी आया ऊपर, कौवे ने पिया पानी, खत्म हुई कहानी। लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई। उस कहानी से हमने ये बात सीखी कि जब आप पानी के अंदर कोई भी वेट डालेंगे, तो पानी का लेवल क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। अब आप सोचें, पूरी पूरी पूरे पूरे पाकिस्तान का जो ये इतना सॉइल इरोडेड पार्टिकल्स हैं बेटा, ये सब का सब पार्टिकल आ रहा है किसके अंदर? रिवर के अंदर। तो ये रिवर के लेवल को क्या कर देगा? राइज कर देगा, बिकॉज इट इज टेकिंग द स्पेस ऑफ वाटर।
और वाटर का जैसे लेवल राइज होगा तो एक लेवल तक तो रिवर बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन फिर क्या होगा मेरे बच्चों, ओवरफ्लो हो जाएगा वाटर। और ओवरफ्लोइंग ऑफ वाटर इज नोन एज व्हाट, इट इज नोन एज फ्लड्स। ठीक है मेरे बच्चों। तो less trees would mean more soil erosion, which can lead to decreasing the water storing capacity of rivers, which will eventually lead to overflow of water from rivers, which is known as what beta, which is known as floods। ठीक है ना मेरे बच्चों। किसी को भी कोई सवाल हो लाजमी तौर पे मुझसे पूछ सकते हैं, या तो चैट बॉक्स में लिख देंगे मेरे बच्चों, या तो क्या करेंगे, माइक खोलना चाहें तो खोल सकते हैं। ठीक है ना, वैसे एडवाइजेबल नहीं है लेकिन फिर भी इट्स ऑल राइट। लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट, जानवरों की रहने की जगह चली जाएगी अगर आपने डिफॉरेस्टेशन की। लेस अवेलेबिलिटी ऑफ वुड, हो सकता है फ्यूचर में ज़्यादा वुड अवेलेबल ना हो क्योंकि आपने सारा वुड काट दिया, आपने उसको रीग्रो होने का टाइम ही नहीं दिया। ठीक है मेरे बच्चों। नेक्स्ट आ जाएंगे, लॉस ऑफ टिम्बर, वुड बेस्ड इंडस्ट्री के लिए हो सकता है फ्यूचर में टिम्बर ना हो, और वुड नहीं होगा फ्यूचर में तो जाहिर सी बात है आउटपुट कम हो जाएगा इन इंडस्ट्रीज़ का, एक्सपोर्ट्स कम होंगे, फॉरेन एक्सचेंज कम होगा, और हो सकता है इकोनॉमिक डाउनफॉल हो जाए। फॉरेन एक्सचेंज कम होगा मतलब ऐसे एक्सपोर्ट्स कम होते हैं तो अब मुल्क में कम पैसा आएगा, जब मुल्क में कम पैसा आएगा तो देयर वुड बी लेस इनफ्लोज ऑफ इनकम इनटू द कंट्री। लेस इनफ्लोज ऑफ इनकम इनटू द कंट्री का मतलब क्या होता है मेरे बच्चों, लेस इनफ्लोज इनटू द लेस इनफ्लोज ऑफ इनकम इनटू द कंट्री का मतलब होता है मुल्क में पैसा कम आएगा। सर सिल्टेशन वाला पॉइंट एक्सप्लेन कर दें प्लीज। देखो मैंने समझाया ना कि सिल्टेशन का मतलब समझ लो, डैम के पीछे जो रेजर्वायर्स होते हैं ना बेटा, ठीक है ना, जहाँ पे पानी स्टोर होता है, ठीक है, और रिवर्स होते हैं, इसके अंदर मल्टीपल पार्टिकल्स आते हैं, और ये ना इनकी जमीन पर यानी इनके बेड के ऊपर नीचे जो इनका सरफेस है ना, रिवर के नीचे भी सरफेस होगा, रेजर्वायर के नीचे भी सरफेस होगा, इसके ऊपर जो जमा हो जाता है ना बेटा इसको सिल्टेशन कहते हैं। ठीक है ना, हम इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कहाँ पर बेटा, वाटर रिसोर्स के चैप्टर के अंदर। ठीक है ना, लेकिन अगर, और अब आप बोलेंगे कि सर डिफॉरेस्टेशन से सिल्टेशन कैसे हो रही है, तो मसला ये है कि डिफॉरेस्टेशन जब आप कर रहे हैं तो सॉइल इरोजन हो रही है, और ये सॉइल इरोडेड पार्टिकल आएगा किस में, रिवर के अंदर आएगा और रेजर्वायर में आएगा। तो सिल्ट का एक हिस्सा सॉइल भी है, तो ये नीचे आके सिल्टेशन क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा मेरे बच्चे। ठीक है ना, हम इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे वाटर रिसोर्स के अंदर, तो समझाऊंगा भी। ठीक है ना, खैर दो तीन लोगों को मसला तो मतलब मैं पिक्चर पे दिखा देता हूँ, ठीक है ना, ताकि जो ये प्रॉब्लम है ना क्लियर हो जाए, ताकि लोग सेटिस्फाइड हो जाएं कि भाई ठीक है समझ में आ गया। ठीक है ना, तो मेरे बच्चे ये देखो, ये फॉर एग्जांपल रिजर्वायर, ये इधर डैम था, डैम के पीछे जो स्टोरेज एरिया होता है उसको रिजर्वायर कहते हैं, जहाँ पे आप वाटर को स्टोर करते हैं ना, तो इधर हो रही है क्या, वाटर की स्टोरेज हो रही है। ठीक है ना, अभी अपने साथ है ना मल्टीपल सिल्ट के पार्टिकल्स लेके आता है, तो इधर रिवर के बेड के ऊपर, रेजर्वायर्स के बेड के ऊपर जो इधर ये सिल्ट जमा हो जाती है ना मेरे बच्चे, इसको क्या कहते हैं, इस प्रोसीजर को कहते हैं सिल्टेशन। ठीक है ना, और ये होगी डिफॉरेस्टेशन की वजह से, क्यों, क्योंकि डिफॉरेस्टेशन होगी से होगी ज़्यादा सॉइल इरोजन, और इधर आके फिर सॉइल जमा हो जाएगी, तो सॉइल का जमा होना एट द बेस ऑफ अ रिजर्वायर और रिवर इज नोन एज व्हाट, इट इज नोन एज सिल्टेशन। ठीक है मेरे बच्चे, आई होप बेटा यहाँ तक बात क्लियर होगी। ठीक है ना, हम इसको करेंगे वाटर रिसोर्स के चैप्टर के अंदर, घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है ना मेरे बच्चे। अच्छा, इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन, अगेन इट विल इंक्रीज एयर पोल्यूशन, ज़्यादा होगा क्योंकि ट्रीज नहीं है क्या करने के लिए, CO2 कन्वर्ट करने के लिए ऑक्सीजन के अंदर। इसके बाद इट विल ऑल्सो इंक्रीज लैंडस्लाइड्स, आपके पास जो लैंडस्लाइड है वो भी इंक्रीज हो जाएंगी। एंड वाई लैंडस्लाइड विल इंक्रीज, क्योंकि, अच्छा अब लैंडस्लाइड्स की थोड़ी सी चीज़ समझाने जा रहा हूँ बेटा, बात सुन लेंगे। देखो, अक्सर पहाड़ पे ना बड़े पत्थर होते हैं, और ये बड़े पत्थर है ना पहाड़ के ऊपर टिके हुए इसलिए होते हैं क्योंकि इसके साइड पे ना सॉइल की कवरेज होती है, तो चारों तरफ सॉइल ने क्या किया होता है, इसको रोक के रखा हुआ होता है। अब मसला ये, आपने इसके बराबर में एक दरख्त था, दरख्त काट दिया, अब जो सॉइल को दरख्त ने पकड़ के रखा हुआ था ताकि ये पत्थर भी इंटैक्ट रहे, ये दरख्त को आपने काट दिया, यानी अब रूट्स ने सॉइल को नहीं पकड़ा हुआ। अब पानी आ रहा है, हवा आ रही है, ये अपने साथ सॉइल को कैरी करते लेके जा रही है, आराम आराम से पत्थर के साइड से सॉइल इरोड होती जा रही है, यानी पत्थर की जो ग्रिप है वो लूज होती जा रही है। अब जब ये पत्थर बिल्कुल ही ग्रिप छोड़ देगा और ये पहाड़ से ऊपर आता हुआ नीचे आपकी गाड़ी पे गिरेगा, पुश,
और हो सकता है आप गो ऑन। दिस इज नोन एज लैंडस्लाइडिंग। लैंडस्लाइडिंग का मतलब होता है पहाड़ के ऊपर से, हिल के ऊपर से पत्थरों का नीचे ट्रेम्बल डाउन करके आ जाना, उसको कहते हैं लैंडस्लाइडिंग। क्या सबको यहाँ तक बात क्लियर है बेटा? क्या सबको बात समझ में आएगी बेटा? क्यों डिफॉरेस्टेशन की वजह से लैंडस्लाइडिंग होगी? ठीक है मेरे बच्चों, आई होप सबको यहाँ तक बात क्लियर होगी मेरे बच्चों। फिर भी अगर किसी को कोई सवाल है तो ऑफ कोर्स वो पूछ सकता है, एंड वी आर रेडी टू आंसर ईच एंड एवरीथिंग एंड ईच एंड एवरी prospect that you guys have। और श्योरली मैं आंसर करूंगा बेटा, ऐसी बात नहीं है। हाँ, अच्छा, आगे की तरफ आ जाएंगे बेटा। और नेक्स्ट बात करेंगे सर, ट्रीज एंड रॉक साथ कैसे? सर ट्रीज एंड रॉक साथ नहीं, बेसिकली सॉइल को ना इंटैक्ट करके रखते हैं ट्रीज। अगर ट्रीज नहीं होंगे ना, सॉइल इंटैक्ट नहीं रहेगी, फिर वो आराम आराम से इरोड होते हुए ना, फिर एक दिन होगा पत्थर के पास से भी इरोड हो जाएगी। जब तक ट्रीज होते हैं ना, वो पूरे सॉइल को ना ग्रिप करके टाइट रखते हैं, तो ना ग्रिप रहती है, सॉइल इंटैक्ट रहती है। अब एक जगह से अगर आपने ट्री काट दिए तो वो सॉइल की जो एक ग्रिप थी, जो इंटैक्ट थी, जो सॉइल टाइट थी, वो अचानक से लूज होती जाएगी, और फिर पत्थर गिरेंगे मेरे बच्चे। समझ में आ रही है बात? बच्चे क्लियर है अपना? ओके मेरे बच्चे, आगे आ जाएंगे बेटा। अब सॉल्यूशंस पढ़ने जा रहे हैं बेटा। क्या सॉल्यूशंस हैं अपना ये डिफॉरेस्टेशन के? और सबसे पहला सोल्यूशन है, आपने सेलेक्टिव कटिंग करनी है, ठीक है ना। इसका 6 मार्कर मैं इंशाल्लाह समझाऊंगा आपको अगली क्लास के अंदर। और अगली क्लास के अंदर इंशाल्लाह मैं आपको जो है वो एक 6 मार्कर लिखना भी सिखा दूंगा मेरे बच्चों, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट सेलेक्टिव कटिंग। क्या मतलब होता है सेलेक्टिव कटिंग का? सिंपल है। देखो, सेलेक्टिव कटिंग तीन आप मेथड से कर सकते हैं। सबसे पहली सेलेक्टिव कटिंग की टाइप है। सेलेक्टिव कटिंग का मतलब ये होता है कि आप कुछ ट्रीज को कट करें, लेकिन कुछ ट्रीज को छोड़ दें। क्यों? क्योंकि जब आप कुछ ट्रीज को कट करके कुछ ट्रीज को छोड़ेंगे, तभी आपके ट्री ग्रो कर पाएंगे, ठीक है ना। पहला मेथड होता है, यंग ट्रीज को मत काटो, बूढ़े ट्रीज को काट दो। सही है ना। यंग ट्रीज को रीग्रो करने का टाइम दें, और ओल्ड ट्रीज को क्या करें? टपकोफाइड। दूसरा मेथड होता है सेलेक्टिव कटिंग का। क्या? कि आपको पता है ट्री को रीग्रो करने में टाइम लगता है, लेकिन ब्रांचेस तो फौरन रीग्रो कर जाते हैं, तो आप पूरा दरख्त ना उड़ाएं, आप ब्रांचेस काट लें, आप ब्रांचेस को इस्तेमाल कर लें। जब बहुत ज्यादा जरूरत हो तो पूरा दरख्त काटें, वरना पूरा दरख्त ना काटें। दिस इज ऑल्सो नोन एज सेलेक्टिव कटिंग। क्योंकि ब्रांचेस तो जल्दी रीग्रो कर जाएंगे, ट्री को वापसी उस स्टेचर पे ग्रो करने में टाइम लगेगा। और आखिरी और सबसे इसेंशियल सेलेक्टिव कटिंग का जो मेथड होता है, वो होता है आप अपने लैंड को डिवाइड कर लें। फॉर एग्जांपल, आपको ये एक लैंड का पीस दिख रहा होगा अपनी स्क्रीन के ऊपर, ठीक है ना। आपने क्या किया? आपने ना इस लैंड को मल्टीपल सब एरियाज के अंदर क्या करना है? डिवाइड कर देना है, ठीक है ना। वन से डिवीजन हो गया, 12 आपने डिविजन्स कर दिए अपने लैंड के। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना, हमने इस लैंड के 12 हिस्से किए। अब सेलेक्टिव कटिंग में आप क्या करते हैं? आप बोलते हैं अपनी आवाम को कि भाई, एयर नंबर 1 में आप इधर से दरख्त काटेंगे, एयर नंबर 2 में आप इधर से काटेंगे, एयर नंबर 3 में आप इधर से काटेंगे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इस तरीके से आप 12वें एयर में इधर दरख्त काटेंगे, और फिर आप वापसी आ जाएंगे किस पर बेटा? एरिया नंबर 1 पर। इसका फायदा क्या है? इसका फायदा यह है कि जब आप एयर नंबर 1 के बाद एयर नंबर 2 पर जाते हैं, दूसरे एरिया के अंदर, तो अब पहले एरिया के पास किस चीज का टाइम है बेटा? रीग्रो करने का टाइम है। कितना टाइम है? उसके पास है पूरे 12 साल। इस तरीके से आप एक स्पेसिफिक एरिया को कट करने के बाद उसको रीग्रो करने का टाइम देंगे। इससे हमेशा अवेलेबिलिटी ऑफ वुड भी रहेगी, और आपके पास इतना वुड होगा कि आप अपनी इकोनॉमी को सपोर्ट कर सकें। So it will give the area time to regrow.
क्या सबको सेलेक्टिव कटिंग समझ में आया है मेरे बच्चों? इज सेलेक्टिव कटिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तीन मेथड है। पहला मेथड मैंने समझा दिया, डिवाइडिंग लैंड इनटू मल्टीपल पोर्शंस व्हिच अलाउस ट्रीज टू हैव इनफ टाइम फॉर व्हाट, इनफ टाइम फॉर रीग्रोथ। लैंड को डिवाइड कर देना। भाई एग्जामिनर को इतनी लंबी करके नहीं बताना, एग्जामिनर को बस यही लाइन बतानी है कि भाई लैंड के टुकड़े करो, डिवाइड करो, हर साल के लिए क्या करो, एक टुकड़े को बोल दो भाई इस टुकड़े में आपने क्या करनी है, कटिंग करनी है, ठीक है ना। दूसरा तरीका क्या है, बूढ़े दरख्तों को उड़ाओ, कट ओल्डर ट्रीज यट लीव यंग वंस, ठीक है ना, दिस इज आल्सो नोन एज सेलेक्टिव कटिंग। और तीसरी टाइप मैंने आपको बता दी, हमने लिखी नहीं है, आप ये भी लिख सकते हैं कि ट्रीज की ब्रांचेस को काटें, पूरा ट्री ना काटें। दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ विच कटिंग बेटा, दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ सेलेक्टिव कटिंग, ठीक है मेरे बच्चों। सबने जवाब नहीं दिया बेटा, क्या सबको बात क्लियर है? किसी को कोई भी सवाल है बेटा लिख के पूछेगा, ठीक है ना, लाजमी तौर पर, ठीक है, वेरी इसेंशियल बेटा। अच्छा नेक्स्ट आ जाएंगे बेटा, वही बात है, हैवी मशीनरी इस्तेमाल नहीं करो। जब आप हैवी मशीनरी नहीं जाने देंगे फॉरेस्ट में तो ज़्यादा, तो बड़े पैमाने के ऊपर लोग ट्रीज कट नहीं कर पाएंगे। उसके बाद जहां से ट्री काटी है वहां पे रिफॉरेस्टेशन करें बेटा, कंपनसेट करें किसको, डिफॉरेस्टेशन को। और जहां पर ट्रीज नहीं दिख रही वहां पे नई ट्रीज लगाएं। और नई ट्रीज लगाने को क्या कहेंगे, चैट बॉक्स में लिख के बताएंगे सारे। रिफॉरेस्टेशन का मतलब है जहां पे डिफॉरेस्टेशन करी है वहां पे नई ट्रीज, वहां पे ट्रीज लगा दो, उसको कहेंगे रिफॉरेस्टेशन। और एक जगह जहां पे दरख्त ही नहीं है, अगर वहां पे दरख्त लगाए तो क्या कहेंगे उसको बेटा, उसको कहेंगे एफॉरेस्टेशन। एक्सेलेंट, शाबाश, शाबाश, जबरदस्त। अच्छा, इसके बाद लैंड को रिजर्व कर दें फ्यूल वुड के लिए, आवाम को बोले यहां जाओ दरख्त काटने, ये अच्छे अच्छे दरख्त मत काटो, रिजर्व कर दें, ठीक है ना, लैंड को। एफॉरेस्टेशन करें, रिफॉरेस्टेशन करें, अवेयरनेस फैलाएं भाई लोगों को, मीडिया बैनर्स, एनजीओ, टीवीज, रेडियो, सोशल मीडिया के थ्रू अवेयरनेस दें कि अगर वो कीप इफ दे कीप ऑन कटिंग ट्रीज, इफ दे कीप ऑन डूइंग डिफॉरेस्टेशन, तो हो सकता है आने वाली जनरेशन के लिए दरख्त अवेलेबल ना हो। और इसका नुकसान सिर्फ उनको नहीं होगा बेटा, उनके बच्चों को भी होगा। यानी उनके आने वाले बच्चों के लिए जो है वो ट्रीज अवेलेबल नहीं होंगे ऑन ग्रेटर प्रोस्पेक्ट्स, ठीक है ना। यानी उनके लिए दरख्त अवेलेबल नहीं होंगे अगर इसी तरीके से आपने दरख्त आप दरख्त काटते रहे, ठीक है ना। आगे आ जाएंगे मेरे बच्चों, स्ट्रिक्ट फॉरेस्ट लॉज लगाए, बैन लगा दें, फाइन लगाए। जो दरख्त काटता हुआ पकड़ा गया उसके ऊपर 1 लाख का चालान, अगले दिन देखो कोई भी नहीं आएगा दरख्त काटने, चालान से ही डर जाएंगे। हाँ, करप्शन अलग है। अगर उसको पता है कि भाई 500 की पत्ती दूंगा ऑफिसर को तो वो चालान नहीं काटेगा, दैट इज डिफरेंट थिंग, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएंगे एफॉरेस्टेशन करें, और एफॉरेस्टेशन के नीचे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, ये प्रोजेक्ट्स के नाम आप इस्तेमाल करेंगे कहाँ पर बेटा, अपने एग्जाम के अंदर 6 मार्कर्स के अंदर मेरे बच्चों, ठीक है ना। जैसे कि आगा खान रूरल प्रोग्राम है, ठीक है ना, इसको आप यूज़ करेंगे 6 मार्कर की एग्जाम्पल में। तरबेला और मंगला प्रोजेक्ट है, तरबेला और मंगला डैम्स बनने के बाद बाकायदा तौर पे आपने एफॉरेस्टेशन की थी, ठीक है ना। इसके बाद ऑफ कोर्स द 10 बिलियन ट्री सुनामी प्रोजेक्ट, ये इमरान खान साहब का प्रोजेक्ट था। पहले ये 1 बिलियन था, फिर बाद में इसको 10 बिलियन कर दिया गया था, कि पूरे पाकिस्तान में 10 बिलियन ट्रीज लगाने का प्लान था इमरान खान साहब का, ठीक है ना। और किसी हद तक वो उन्होंने पूरा भी किया, ठीक है। देखो ट्री लगाना मुश्किल नहीं है, असली मुश्किल है ट्री लगाकर उसको, उसकी केयर करना, उसकी मेंटेनेंस करना, वो मुश्किल टास्क है, ठीक है ना। आई होप सबको यहाँ तक बात क्लियर होगी बेटा, क्लियर प्लीज राइट क्लियर इन द चैट बॉक्स।